जब आप डेविड पॉल जैसे किसी व्यक्ति को खो देते हैं तो आप क्या कह सकते हैं? भगवान, उन्होंने सभी के जीवन को सफल बनाया। इनक्रेडिबल है कि उन्होंने हज़ारों लोगों से मुलाकात की। मेरा मतलब है कि यह अविश्वसनीय था। मेरे दृष्टिकोण से इसके बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात ज्ञान की गहराई और विनम्रता है जिसके साथ उन्होंने इसे प्रस्तुत किया। मेरा मतलब है कि उनके जैसे बहुत से लोग नहीं हैं और वह अब यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छे ट्रेडर्स में से एक को प्रशिक्षित किया जिनसे मैं कभी मिला हूँ, जो एक महान ट्रेडर टॉम होगार्ड हैं। और डेविड पॉल ने उन्हें सबसे महान ट्रेडर में से एक बना दिया जिनसे मैं कभी मिला हूँ। उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो मुझे नहीं लगता कि संभव है, और यह मुख्य रूप से डेविड के काम के कारण था, और वह टॉम के लिए लगभग पिता की तरह थे, और यह उन दोनों के लिए बहुत अच्छा रहा। उन्हें निश्चित रूप से याद किया जाएगा। मैं एक दिन डेविड के साथ ट्रेड करने में सक्षम था और मैं इस बात से बिल्कुल प्रभावित था कि जिस पद्धति का उन्होंने काम करने के लिए उपयोग किया वह कितनी सरल थी। उनका पूरा विचार था, जब आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको वास्तव में पसंद है और आप जानते हैं कि यह काम करने जा रहा है और आपको इस बात का बहुत अच्छा अंदाज़ा है कि आपका रिस्क क्या है, तो आपको बड़ा दाव लगाना होगा। और यही सब कुछ था, थोड़ी रिस्क और बड़ा दाव, और उन्होंने यह अविश्वसनीय सफलता के साथ किया। डेविड का व्यक्तित्व ही था जिसने वास्तव में सभी को एक साथ लाया, क्योंकि उन्हें व्यवसाय से प्यार था। जिस तरह से वे लोगों से पेश आते थे और उनके पास आने वाला कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता था। मैं उनसे बहुत प्यार करता था और उनकी बहुत याद आएगी। वह वास्तव में एक ईमानदार व्यक्ति थे और मैं आपको यह बता सकता हूँ कि मैं निश्चित रूप से उन्हें याद करूँगा। मैं उन्हें केवल 10 वर्षों से जानता हूँ, लेकिन इस सज्जन को जानना वास्तव में कुछ खास था। इसलिए यदि आप कभी भी उनका कोई काम देखें तो ध्यान से सुने, क्योंकि वह असली सौदा थे और वह किसी की भी किताब में एक स्टैंडअप आदमी थे। तो फ्रेंड्स, मैं लैरी पेसावांतो हूँ और भगवान आपका भला करे। तो मुझे नहीं पता कि मैंने आप लोगों को यह कहानी बताई है कि नहीं, लेकिन जब मेरे बेटे ने ट्रेडिंग करना शुरू किया तो मैंने उससे कहा, You told that story. Didn't I tell that on Friday? When my जब मेरे बेटे ने ट्रेडिंग करना शुरू किया तो मैंने उसे सैक्सो बैंक में टॉम की वीडियो देखने के लिए कहा, जो सीक्वेंस के 12-15 साल पहले किए गए थे, और उस दिन का उसका ट्रेडमार्क एक 3 पीस सूट था। आप जानते हैं कि पुरानी वेस्ट कोट और उस खूंखार काली टाई के साथ जो टॉम हर जगह पहनता था। इसलिए so माइक ने इसे देखा और उसने मुझे वापस मैसेज दिया कि वह ट्रेडर्स का जेम्स बॉन्ड है। और आज ही के दिन शुक्रवार को उसने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा और उसने कहा, बॉन्ड को मेरा सादर प्रणाम कहना। तो यह एक प्रशंसा है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ सर, एक प्रशंसा। और मेरा मानना है कि डेनियल क्रेग नौकरी छोड़ रहे हैं, इसलिए आप दौड़ में हो सकते हैं। I don't think James Bond ever had a Danish accent, though. मुझे नहीं मालूम। It's money penny. yeah, shit. तो दोस्तों, चलिए चार्ट्स में चलते हैं। लेकिन आप बहुत सारे चार्ट्स में रहे हैं। मैंने पिछले 2 घंटों में जो करने की कोशिश की, मैं अपने दिल की गहराई से मानता हूँ कि सचमुच सैकड़ों और हज़ारों ट्रेडर्स के साथ काम करते हुए यही उनकी ज़रूरत है। और दुर्भाग्य से जितना अधिक वे चीज़ों का विरोध करते हैं जिसके बारे में मैंने अभी बात की, यह एक ट्रेडर के रूप में उनकी फेलियर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मुझे डर है, ठीक है। अनसर्टनिटी के साथ समझौता करना मुश्किल है, वास्तव में बहुत मुश्किल है, खासकर यदि आप व्यवसायों से हैं और शिकागो में वे पारंपरिक प्रोफेशनल के लिए एक डेंटिस्ट का उपयोग करते हैं। और आपको खुद से कहना होगा, एक डेंटिस्ट काम करके पैसा कमाना चाहता है, लेकिन वह रिस्क के बारे में क्या जानता है, क्योंकि वह तो कैबिन के अंदर होता है। बिल का भुगतान करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड दिखाए बिना आपके डेंटिस्ट के रिसेप्शनिस्ट से बच के भाग निकलने की कितनी संभावना है? Without showing your credit card to pay for the bill. मुझे नहीं पता कि डेनिश डेंटिस्ट रिसेप्शनिस्ट कैसे होते हैं, लेकिन यूके में आपके पास भागने का कोई मौका नहीं होगा। वहाँ एक अनुभवी युद्ध कलाकार बैठा होगा
और रिसेप्शनिस्ट आपके जाने से पहले उसे पेमेंट कंफर्मेशन देगी। तो रूल नंबर 1, अच्छा ट्रेड एक कठिन ट्रेड है। आप जानते हैं कि मुझे यह किसने सिखाया? एक प्यारा बूढ़ा आदमी, वह पहले मार्केट विज़ार्ड्स में से एक था, माइकल स्टीनहार्ट। क्या आप उसे जानते हैं लैरी? मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनकी उम्र 91 है, वह अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। उन्होंने 25 वर्षों तक उन इंडाइसिस को निचोड़ दिया ट्रेडिंग कर करके, और वे मेरे लिए प्रेरणा थे। वास्तव में ऑयल को सबसे कम कीमत पर ख़रीदना मेरा एक क्लासिक माइकल स्टीनहार्ट ट्रेड था। और कृपया गूगल करें माइकल स्टीनहार्ट, वे ओरिजिनल मार्केट विज़ार्ड्स में से एक थे। उनके पास ट्रेडिंग का लोहा है। वास्तव में वे कुछ तो हैं। Really, वह वास्तव में एक अवसर पर उनसे बात करने का सौभाग्य था। दोस्तों, अच्छे ट्रेड कठिन ट्रेड होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि यह बौद्धिक रूप से कठिन है। वास्तव में जैसा कि मैंने शुक्रवार को कहा, आप जितने मोटे चमड़ी के होंगे उतना बेहतर होगा, लेकिन यह करना मुश्किल है। बाजार में 3 बड़े लाल कैंडल्स आपके अंदर भगवान का डर पैदा करती हैं, और अब कुछ बेवकूफ़ कहते हैं आपको इसमें एंट्री करनी चाहिए और इसे खरीदना चाहिए। आपके लिए यह वास्तव में बहुत मुश्किल है, ठीक है? ऐसा करना बहुत मुश्किल है। यह एक अच्छे ट्रेड की विशेषता है। अगर ट्रेड आसान लगता है तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपका यौन शोषण होने वाला है, और यह ठीक है। अगर आपको इस तरह की चीज़ पसंद है तो ठीक है। रूल नंबर 2, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड को लॉन्ग टर्म ट्रेंड की डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ। वह मुस्कुरा रहा है। क्या आपको इस तरह की बातें पसंद हैं? okay. ठीक है, हमने 2 डेनिश लोगों के बारे में सुना है, चीरफाड़ और लूटपाट। शॉर्ट टर्म ट्रेंड को लॉन्ग टर्म ट्रेंड की डायरेक्शन में फेड कर दें। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि मेरे पास एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है और मैं एक पुल बैक खरीदना चाहता हूँ और इसे फिर से ट्रेंड के साथ जाने देना चाहता हूँ। AB=CD, ठीक है? तो मुझे आश्चर्य है कि यह मुझे कहाँ से मिला। And then the third rule. रूल नंबर 3, मैं अपनी एंट्री वहाँ रखना चाहता हूँ जहाँ लोग अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। घर जाते समय मैं चाहता हूँ कि आप एक बिल्डिंग साइट से गुजरें और बिल्डिंग साइट पर आप एक ईंट उठाएं, ठीक है? आप उस ईंट को घर ले जाएं और कल जब आप अपना पहला ट्रेड करने वाले हों तब आप तय करें कि आप कहाँ एंट्री कर रहे हैं। बटन दबाने से ठीक पहले आप ईंट उठाएं और उसे अपने सिर पर मार दें। ये आपको वर्तमान क्षण में ले जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप एंट्री करने के बजाय ऐसा करें, जहाँ आपने सोचा था कि आप एंट्री करने जा रहे हैं वहाँ एंट्री ना लें, बल्कि जहाँ आप अपना स्टॉप लॉस लगाने जा रहे थे वहाँ एंट्री लें, और देखें कि कितनी बार यह चीज़ आपके स्टॉप लॉस लेवल पर जाती है, ठीक है? इसलिए अपनी एंट्री वहाँ रखें जहाँ रिटेलर्स अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। और यह एक और बात है जो मैंने लैरी से सीखी है, सबसे अच्छे ट्रेड तब होते हैं जब रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करवा दिया जाता है और फंसा दिया जाता है। इसलिए आप ठीक रिवर्सल पर एंट्री ना करें। आप चार्ट पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ रिवर्सल पर ख़रीद लेंगे और फिर यह खूनी चीज़ फिर से नीचे चली गई, उनका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया और फिर प्राइस रिवर्स हो गई। अगर आप रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद इसमें एंट्री लेते हैं तो आप बहुत बेहतर जगह पर हैं, ठीक है? और निश्चित रूप से यह मुश्किल है क्योंकि हम मिसिंग आउट से डरते हैं। कम से कम मैं तो डरता हूँ, ठीक है? इसलिए मैं रिचर्ड वाइकॉफ के बारे में थोड़ी बात करने जा रहा हूँ, और मुझे पता है कि कई लोग कहते हैं कि वॉल्यूम काम नहीं करता है, लेकिन विशेष रूप से स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम एक महान ट्रेडिंग एज है। और अगर मेरे पास अनुशासन है, अगर मेरे पास स्टॉक मार्केट में पार्टी में आने वाले वॉल्यूम की प्रतीक्षा करने का अनुशासन है, तो मैं अपनी ट्रेडिंग एफिशिएंसी को 80% तक बढ़ा सकता हूँ। अगर वॉल्यूम को मैं अपनी आँखों से पहचान सकता हूँ। रिचर्ड वाइकॉफ की मृत्यु 1934 में हो गई। उनके काम को कई लोगों ने आगे बढ़ाया। मैंने 1980 के दशक की शुरुआत में उनका ओरिजिनल कोर्स खरीदा और मैंने इसे पढ़ा। और कृपया वाइकॉफ के काम और उसके कोर्स को न खरीदें जब तक कि आप इसमें बहुत अधिक प्रैक्टिस करने के लिए तैयार न हो। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप अधिक प्रैक्टिस नहीं करेंगे,
लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं है जिसे आप रविवार की दोपहर को लेंगे और सीख जाएंगे। यह इतना आसान नहीं है। यह काम नहीं करेगा। वह बाइबल के किंग जेम्स के वर्जन की तरह लिखता है। यह सब और सच में बहुत मुश्किल है, जैसा कि WD गैन ने किया था। इसलिए उनके 3 लॉज हैं, सप्लाई और डिमांड, कॉज और इफ़ेक्ट, एफर्ट और रिज़ल्ट। इसलिए मैं और मेरी स्लाइड उतनी अच्छी नहीं है और मेरे पास ऐसा ही है। नियम यह है कि चार्ट पर प्राइस एक्शन को उसके नीचे वॉल्यूम एक्शन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मतलब वॉल्यूम एक्शन का रिफ्लेक्शन ऊपर के प्राइस एक्शन पर। यदि वॉल्यूम डिमांड बड़ी है और प्राइस की चाल भी बड़ी है तो प्राइस मूवमेंट्स पावरफुल रूप से कार्य कर रही है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वाइकॉफ टर्मिनोलॉजी में इसे नॉन वैलिडेशन के रूप में जाना जाता है और यह एक लीडिंग इंडिकेटर और प्रॉफिट का अवसर है। उदाहरण के लिए प्राइस में बड़ी मूवमेंट और लो वॉल्यूम, इसलिए हमें ब्रेकआउट और लो वॉल्यूम मिलती है, तो यह एक नॉन वैलिडेशन है। और किसी भी टाइम फ्रेम पर बाज़ारों में राइजिंग और फॉलिंग वॉल्यूम को ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। और यह सब लिवरमोर, वाइकॉफ और उस युग के ट्रेडर्स के एक पूरे समूह जैसे पुराने लोगों से आया था। टेप को पढ़ने पर केवल प्राइस और वॉल्यूम ही टेप पर थी। इसलिए वाइकॉफ ने अपने चार्ट रीडिंग और अपने कोर्स में जो करने की कोशिश की वह रिटेल ट्रेडर्स को प्राइस और वॉल्यूम के संदर्भ में टेप को पढ़ने में सक्षम होने की क्षमता और शिक्षा देने की कोशिश करना था। in terms of price and volume. और मुझे वाइकॉफ बहुत पसंद है, वास्तव में मुझे बहुत पसंद है, और यह एक कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। शेयर बाज़ार में स्टैनली विंस्टन नामक एक सज्जन हैं जिन्होंने वाइकॉफ टेक्निक के लॉन्गर टर्म एस्पेक्ट पर काफ़ी किताबें लिखी हैं। अब जब मैंने इसे इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स के एक समूह के सामने प्रस्तुत किया, वे खुश नहीं थे क्योंकि वे कुछ ऐसा चाहते थे जिसे वे सटीक रूप से क्वांटिफाई कर सके, और वाइकॉफ ऐसे नहीं है। और उन्होंने अपने कोर्स में कहा है कि किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग के लास्ट 20 बार्स देखें और रेंज पर निर्णय लें कि यह हाई है, एवरेज है या लो है। क्लोज की पोजीशन कहाँ है, यह हाई के पास है, मिड रेंज के पास है या क्लोज के पास है। और वॉल्यूम कितना है, हाई है, एवरेज है या लो है, यही उन्होंने देखा। अब इसे और भी अधिक मात्रा में निर्धारित करने के लिए आपका स्वागत है। और निश्चित रूप से हमारे वेक्टर वेस्ट के कुछ लोग वॉल्यूम को वॉल्यूम के 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास मापते हैं। वॉल्यूम के 50 डे मूविंग एवरेज से हायर है या लोअर है, इसे क्वांटिफाई करते हैं और हम वेक्टर वेस्ट पर इसके लिए स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए बस एक कोशिश करते हैं। क्या आप उस पर ब्लैक बार्स देख सकते हैं? टॉम के ये प्रेजेंटेशन भेजने से पहले मैं उन्हें एक अलग रंग में डाल दूंगा, लेकिन वह वाइड, एवरेज और लो है, और वह हाई पर क्लोज है, मिड रेंज में क्लोज है, लो पर क्लोज है। मैंने सोचा था कि यह स्लाइड बेहतर निकलेगा जब मैंने इसे घर पर किया था। और यह वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम, मीडियम वॉल्यूम और लो वॉल्यूम है। तो आप बस चार्ट पर वापस देखें और आप निर्णय लें कि लो वॉल्यूम क्या है, हाई वॉल्यूम क्या है और एवरेज वॉल्यूम क्या है। इसी तरह वाइकॉफ ने किया, इसी तरह मैं करता हूँ। हर तरह से इसे थोड़ा बेहतर तरीके से क्वांटिफाई करें, लेकिन वैलिडेशन के संदर्भ में यदि आपके पास एवरेज से अधिक वॉल्यूम वाला बड़ा रेंज बार है तो रेंज के टॉप 80% या रेंज के टॉप से आधे हिस्से में बंद होता है तो सब ठीक है। और उस टाइम फ्रेम में जो भी वह टाइम फ्रेम है, 5 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ, तो आपको इसे भागने देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। और इसी तरह यदि आपके पास एक नैरो रेंज बार है, आप उन लाइट्स को थोड़ा नीचे रख सकते हैं, सर आप जो पीछे हैं। There's not. मुझे इसे एक अलग रंग में रखना चाहिए था, मुझे इसके लिए माफ़ करें। यह घर पर मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर ठीक लग रहा था। यदि आपके पास लो वॉल्यूम और बहुत छोटी रेंज है तो यह भी अच्छा है, यह ठीक है। That's fine. So इतना स्मॉल एफर्ट, स्मॉल रिजल्ट, यह अच्छा है, सब कुछ सिंक है। अब जहां आपको एक नॉन वैलिडेशन मिलता है वह यह है कि यदि आपको लो वॉल्यूम पर एक बड़ा बार मिला है
तो अब यह आसानी से एक ब्रेकआउट पर हो सकता है और यह एक ट्रेंड के एंड में आसानी से हो सकता है जहां कीमत लो वॉल्यूम पर चलती है। अब हम इस समय हाउसिंग मार्केट पर नज़र डालते हैं। निश्चित रूप से ब्रिटेन में और अमेरिका में कैथी के साथ चर्चा से भी हमें ऐसी स्थिति मिली है जहां कीमतें बढ़ रही हैं और वॉल्यूम बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता कि डेनमार्क में यह कैसा है। अब देर सवेर आप पाएंगे कि वॉल्यूम वहाँ ऊपर रहेगा और कीमत फ्लैट हो जाएंगी। यह अगला कदम है और यह बहुत जल्दी हो सकता है। इसलिए हमें, यदि आप रिजल्ट्स की सावधानीपूर्वक जांच करेंगे तो आपको बेचे गए घरों की वॉल्यूम और कीमतों के बीच एक नॉन वैलिडेशन मिलेगा। इस समय सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यह वास्तव में बाज़ार के टॉप पर बहुत जल्दी बदल जाता है। यह अगला कदम है, बस इस पर ध्यान दें। आप में से जो भी प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, बस मंथली आंकड़ों पर नज़र डालें। मिनट पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से ब्रिटेन में ऐसा ही है। अगला कदम यह होगा कि वॉल्यूम तो ऊपर रहेगा लेकिन कीमतें नहीं बढ़ेंगी। दूसरे शब्दों में, आपको बाज़ार में सेलर्स की बाढ़ आते हुए दिखेगी। वह सारा वॉल्यूम अब प्राइस को और आगे नहीं बढ़ा सकता और फिर अचानक आपको एक ऐसा रिवर्सल मिलेगा जो हर बाज़ार में एक नॉन वैलिडेशन होता है। इसलिए अब यह एक दिलचस्प बात है और यह अंत में अक्सर होता है और इसे कई ट्रेडर्स वॉल्यूम क्लाइमैक्स कहते हैं, जहां आपको बहुत सारा वॉल्यूम मिलता है और कोई हलचल नहीं होती। मेरे विचार से हाउसिंग मार्केट में यह अगला कदम है। अब यहाँ क्या हो रहा है? अब यह डेनिश लोगों के लिए आसान होने जा रहा है। मान लीजिए कि आप एक ठंडी रात में अपनी कार में हैं और चारों ओर बहुत सारी बर्फ़ है और आप एक पहाड़ी पर जा रहे हैं। यहाँ अपने दिमाग की आंखों का इस्तेमाल करें। आप एक पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं और आप एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं और आप ऊपर जा रहे हैं और अचानक स्लिप की वजह से पहिए बर्फ़ पर घूमने लगते हैं। हाँ, और आप फिर से एक्सीलेटर दबाते हैं और आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप कोई पकड़ नहीं बना पाते। और फिर आप फिर से एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपना पैर बहुत ज़ोर से दबा रहे हैं या नहीं। आप पीछे खिसक जाते हैं और इसे वॉल्यूम क्लाइमैक्स कहा जाता है। बहुत सारा वॉल्यूम, लेकिन प्राइस में कोई एक्शन नहीं। मुझे लगता है कि यह हाउसिंग मार्केट में शायद 1 या 2 क्वार्टर दूर है, मेरी विनम्र राय में। ठीक है, Okay. So तो यह एक नॉन वैलिडेशन है और यह निश्चित रूप से आपको एक चेतावनी दे सकता है कि क्या हो रहा है। और फिर यह बार बाय बार तक नॉन वैलिडेशन है, जो अब अधिक दिलचस्प हो जाता है क्योंकि हम अब एक मल्टी बार को देख सकते हैं। and और यदि आपके पास 3 बार ऊपर हैं you've got तो आपके पास अच्छे रेंजिंग बार हैं। बार बाय बार रेंज बड़ी हो रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। सब कुछ अच्छा है। all is good. और डाउन मार्केट पर भी यही है, लेकिन आप काफ़ी आसानी से एक नॉन वैलिडेशन प्राप्त कर सकते हैं। प्राइस बढ़ रही है, हमारे पास एक बड़ी रेंज बार है, लेकिन वॉल्यूम पार्टी में नहीं आ सकता है। यह एक नॉन वैलिडेशन है और यह कह रहा है कि यहाँ कुछ तो है। आपको सावधान रहना होगा। अब गलती जो मैंने की वॉल्यूम के साथ शुरुआत में, वह यह है कि मैंने वास्तव में वॉल्यूम पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश की और वॉल्यूम प्राइस की तरह नहीं है। आप इस पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं। यह भविष्य की एक सूक्ष्म चेतावनी है, बस यह वार्निंग है। इसलिए बदलाव के लिए 3, 4 या 5 बार्स लग सकते हैं। कुछ हाउसिंग मार्केट की तरह इसे टॉप पर पहुंचने में कई महीने लग सकते हैं, इससे पहले कि यह दिशा बदल दे, लेकिन यह हाउसिंग मार्केट में करीब है। आपको क्या लगता है लैरी, यह करीब है? My professional opinion is sitting to my right. She is never wrong on the housing market. So you ask her. Okay. I will later on. Sarah knows. I don't follow. Okay. All right. Well, that. मैं इस समय इसे ध्यान से देख रहा हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मुझे घोड़ों से प्यार है। मेरे पास देश में एक घोड़ा है, लेकिन मुझे अपने घोड़ों को रखने के लिए देश में एक जगह की आवश्यकता है और हाल ही में एक आदमी ने अपने घोड़े को खो दिया। तो यह एक छोटा सा स्टॉक है और यह आखिरी में अच्छी तरह से ऊपर जा रहा था और फिर अंत में हमारे पास एक बार है
और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बार का वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन बार का क्लोज टॉप पर नहीं हो सका। यह एक चेतावनी है, यह एक चेतावनी है। वहाँ बहुत अधिक वॉल्यूम था, लेकिन उस बार के टॉप पर बहुत अधिक सप्लाई भी था। Supply at the top of that bar. ये सभी चीज़ें वार्निंग है। आप उनका ट्रेड नहीं करने जा रहे हैं, आप इसके आधार पर ऑर्डर नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन यह एक वार्निंग है। और अगर मुझे कोई नॉन वैलिडेशन दिखाई देता है तो यह पोजीशन में ऐड न करने का एक कारण है। यह वास्तव में एक पोजीशन को हल्का करने का कारण है। इसलिए दिन के दौरान, और मैं आपको दिखाऊंगा, अब इसका एक बेहतर स्कीमेटिक यह चित्र है, लेकिन मुझे आशा है कि आप अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मैंने 1989 में केप टाउन यूनिवर्सिटी में अपना पहला टेक्निकल एनालिसिस सेमिनार किया था। उस समय मेरे सिर पर बहुत सारे बाल थे, क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़ती है उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, और जैसे ही प्राइस वापस आती है हमें वॉल्यूम में कमी आती हुई देखनी चाहिए। यह बहुत ही सरल बात है, और इस लो लेवल पर, चाहे आप विश्वास करें या नहीं, उस लो लेवल पर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। यह बिल्कुल निर्णायक बिंदु है। इसलिए यह एक बड़ा सवाल है, और आप सभी ने अपने आप से यह ज़रूर कहा होगा, नियम कहता है कि एक पुलबैक खरीदें, लेकिन जब पुलबैक हो रहा होता है तो आपका छोटा सा दिमाग भविष्य की ओर बढ़ रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि हो सकता है कि यह कोई पुलबैक ना हो, यह ट्रेंड रिवर्सल हो, और मैं इसे खरीदने जा रहा हूँ, और मैं एक सही अपॉर्चुनिटी ग्रैबर की तरह महसूस करने जा रहा हूँ। इसलिए यदि आप फॉलिंग वॉल्यूम पर प्राइस को वापस आते हुए देखते हैं तो यह बहुत अच्छा संकेत है कि हम अभी भी एक बुल मार्केट में हैं, और यह एक बुल मार्केट की प्राइमरी डेफिनेशन है। बढ़ती हुई रेंज राइजिंग वॉल्यूम पर एक्सपांड कर रही है और फॉलिंग वॉल्यूम पर वापस आ रही है। अगर मैं यह देखता हूँ तो मुझे उस बाज़ार में ख़रीदारी करने में काफ़ी खुशी होगी, और आप इसे दिन की तरह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए आप में से जो लोग इंट्राडे चार्ट पर वॉल्यूम को थोड़ा कठिन समय देते हैं, अगर आप फॉलिंग वॉल्यूम पर कुछ बार्स को वापस आते हुए देखते हैं तो यह पोजीशन में और क्वांटिटीज़ ऐड करने के लिए एक शानदार जगह है। कुछ बार्स को वापस आते हुए देखें, कम वॉल्यूम पर छोटे छोटे बार्स को वापस आते हुए देखें। याद रखें कि कम रेंज बार के साथ कम वॉल्यूम भी होना चाहिए। छोटे छोटे बार्स को वापस आते हुए जोड़ने के लिए एक शानदार जगह है। यदि आप पुल बैक और राइजिंग वॉल्यूम देखते हैं तो खेल ऊपर हो सकता है। अब यह एक संकेत है कि यहाँ अधिक संभावना है कि रिट्रेसमेंट नहीं बल्कि चेंज इन ट्रेंड आया है। मैं आपको एक सेकंड में इसके कुछ उदाहरण दिखाऊंगा। इसे मैंने वाइकॉफ्स के 1929 के कोर्स से लिया और मैंने इसे 89 में फिर से कलाकार से करवाया। मैंने कलाकार से इसके चारों ओर रंग भरवाया और आप देख सकते हैं यह ब्रेकआउट हो गया और यह राइजिंग वॉल्यूम पर ब्रेकआउट हुआ और फिर फॉलिंग वॉल्यूम पर वापस आ गया। यही एक बाज़ार को करना चाहिए। यदि यह एक्यूमुलेशन है तो आपको प्राइस अप स्विंग्स में राइजिंग वॉल्यूम और प्राइस डाउन स्विंग्स में फॉलिंग वॉल्यूम देखना चाहिए। हम वेक्टर्स लोग, हमारे पास ब्लूम्सबरी प्रकाशन पर इसका एक उदाहरण है जहां यह पिछले साल के लिए साइडवेज में चला गया और अप स्विंग्स अच्छी वॉल्यूम के साथ और डाउन स्विंग्स कोई वॉल्यूम नहीं था, और ब्लूम्सबरी ने दूसरे दिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए और यह एक तिहाई से ऊपर चला गया। इसलिए वास्तविक दुनिया कुछ अलग है। यह एक अमेरिकी स्टॉक है, न्यू कोर। मैं इस सेटअप को विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर ब्रूक्स ने इसके बारे में बात करने का अच्छा काम किया है। प्राइस वापस सपोर्ट पर आई, इसने इस डबल बॉटम पर ट्रेड किया, या जैसे कि हम स्प्रिंग सेटअप को कुछ सेकंड में समझेंगे, प्राइस ऊपर की ओर बढ़ते हुए राइजिंग वॉल्यूम के साथ, और इस मोड पर आप देख सकते हैं कि यह नीचे आया और लो लेवल को थोड़ा सा पार कर गया और रिवर्स हो गया और वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। यह एक बहुत अच्छा संकेत है। यहाँ थोड़ी परेशानी थी, फिर यह मीडियम वॉल्यूम पर साइडवेज चला गया और फिर वापस ऊपर चला गया, लेकिन यह मेरे लिए निर्णायक था। यहाँ यह लॉन्ग साइड का ट्रेड है और इसलिए यह न्यू कोर है। So that's new core.
यह S&P का इंट्राडे चार्ट है। मैं फिर से सेटअप को कुछ विस्तार से समझाऊंगा। And we मार्केट ने पुल बैक किया uh, इस लो की तरफ और फिर रिवर्स्ड हो गया और राइजिंग वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर भागा और फिर यह साइडवेज हो गया फॉलिंग वॉल्यूम पर। यह क्वांटिटीज ऐड करने के लिए एक शानदार जगह है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह ट्रेंड अब थोड़ी खतरनाक है क्योंकि हम कहीं भी उस सेम वॉल्यूम की तरफ नहीं पहुंच सकते uh, और इसने आगे चल के रैली कर दी। यह तिमाही का मेरा सबसे अच्छा ट्रेड रहा। CF इंडस्ट्रीज़, ये वे लोग हैं जो यूके में हमारे कोल्ड ड्रिंक्स और बियर में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़िम्मेदार हैं। और फिर से CO2 की कमी हो गई। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के उत्तर में एक प्लांट लगाया और सरकार को उन्हें यहाँ रखने के लिए जगह बचानी पड़ी, अन्यथा हमारे पास CO2 खत्म हो गया होता। और इस समय फिर से मिनरल वाटर या फिजी वाटर की कमी हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस राइजिंग वॉल्यूम पर ऊपर जाती है और प्राइस फॉलिंग वॉल्यूम पर साइडवेज में चली गई और फिर यह हाई वॉल्यूम पर ब्रेक हो जाती है। अब वहाँ एक बड़ा ट्रेंड है। वेक्टर वेस्ट पर फंडामेंटल्स बातें बहुत अच्छी थी और यह एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के रूप में है। और टॉम, अगर आपको याद है मैं अभी भी ट्रेंड के लिए 89 डे मूविंग एवरेज का उपयोग करता हूँ, 21, 55 और 89। हालांकि मैं उन्हें अक्सर चार्ट पर नहीं डालता क्योंकि मैं उन्हें इतने लंबे समय से देख रहा हूँ कि मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेंड को परिभाषित करने के लिए मदद की आवश्यकता है तो 21, 55 और 89 मूविंग एवरेज काम आएंगे। जहाँ वे सभी क्रॉस करते हैं, मैं इसे एक बुल टाई कहता हूँ, जहाँ वे सभी क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो अब यह प्राइस ऊपर चली गई और यहाँ यह थोड़ी चिंता की बात है। आप देखिए उस विशाल वॉल्यूम को देखें। हम इस समय यही थे, टॉप पर क्लोजिंग नहीं हो सकी। मैं आपको एक सेकंड में चार्ट का बाकी का भाग दिखाऊंगा। तो यह ट्रेड का एक उदाहरण है। मैंने सभी ट्रेड में एंट्री ली जिनके बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। मैंने एंट्रीज़ खुद ली हैं और वहाँ हम बार को याद करते हैं जो बड़ी वॉल्यूम पर अपनी रेंज के आधे रास्ते पर क्लोज हो गया था और उसके बाद वापस आ गया। और फिर एक चीज़ हुई जिसने मुझे चिंतित कर दिया, जो एक वार्निंग थी। वह यह है कि बढ़ते वॉल्यूम पर प्राइस गिर रही है और वह एक वार्निंग थी। मैंने अभी भी ब्रेकआउट लिया, लेकिन ट्रेंड के अंतिम छोटे हिस्से पर प्राइस बढ़ रही है, लेकिन वॉल्यूम पार्टी में नहीं आ सका और फिर खूनी चीज़ बिस्तर से गिर गई। तो आखिरी बीट, यहाँ दो एविडेंस थे। वो लेज़र पॉइंटर कहाँ चला गया? यहाँ पे ही था। प्राइस गिर गई और वे लाल बार्स और राइजिंग वॉल्यूम जो कह रही थी कि यह ट्रेंड कंप्लीट लग रही है, फिर यह आखिर में ब्रेक डाउन हो जाती है फॉलिंग वॉल्यूम के साथ और फिर यह गैप डाउन है। तो इस तरह वॉल्यूम काम करता है दोस्तों। यह एक सूक्ष्म संकेत है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मुझे इसे समझने में बहुत समय लगा। मैं वास्तव में बहुत जल्दी वॉल्यूम पर एक्शन ले रहा था, लेकिन यह एक सूक्ष्म संकेत है कि ट्रेंड थोड़ी परेशानी में है, ठीक है। और इस तरह से इसे देखना चाहिए। यह सही है, हाँ। यह एक चेतावनी है। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जब आप इसे देखते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी पोजीशन को बनाए रख सकते हैं। आप उस वातावरण में पोजीशन में ऐड नहीं करना चाहते हैं। यही मैं करता हूँ। इसलिए जब मैं प्राइस को बढ़ते समय पुल बैक या साइडवेज में जाते देखता हूँ फॉलिंग वॉल्यूम के साथ, तो मैं पोजीशन जोड़ना चाहता हूँ और फिर मैं रीज़नेबल रूप से खुश होता हूँ कि यह फिर से ब्रेकआउट होने वाला है। पोजीशन ऐड करने के लिए एक अच्छी जगह है। लेकिन जब मैं नॉन वैलिडेशन के सबूत देखता हूँ तो मैं पोजीशन जोड़ने के बारे में थोड़ा चिंतित हो जाता हूँ। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ और यह तुलनात्मक रूप से कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए बहुत से लोगों के लिए ये कठिन समय होता है। यह फूड जैसे चीनी, आटा, अनाज में भी है। आर्चर डैनियल ने इस पर एक शानदार ट्रेड किया था। यह राइजिंग वॉल्यूम पर भागता है और फिर यह फॉलिंग वॉल्यूम पर वापस आ जाता है। अब यहाँ मैंने अपने बेटे को सिखाया है, सबसे पहला सेटअप जो मैंने उसे सिखाया था, और संभवतः
यह एक ए बी इक्वल्स सी डी है। मार्केट ऊपर भागता है, यह एक शेयर है। इसे 6 हफ्तों से 3 महीने तक 30% तक बढ़ना चाहिए, ठीक है। राइजिंग वॉल्यूम पर भागना चाहिए और फिर इसे पुल बैक करना चाहिए। किसी प्रकार के कंसोलिडेशन में ट्रायंगल, फ्लैग, रेक्टेंगल, ब्रेकआउट तक, बस इतना ही। कोशिश करें कि स्टॉप लॉस टाइट हो और जितना रिस्क उठाते हैं उसका 3 गुना प्रॉफिट। And और उन्होंने पाया कि ऐसा करने से शेयर तेज़ी से चलेगा ब्रेकआउट के बाद। अगर यह काम करता है तो यह ब्रेकआउट के बाद 5 दिनों तक तेज़ी से चलेगा। इसे 5 दिनों तक चलने दें, अपने स्टॉप एंट्री प्राप्त करें और फिर इसे तब तक चलने दें जब तक ए बी इक्वल्स सी डी न हो जाए। यही सिस्टम है, यही एकमात्र काम है जो वह करते हैं। उनके फंड मैनेजमेंट में 50 मिलियन पाउंड्स हैं। तो यह ऊपर चला जाता है, 30% तक बढ़ने की ज़रूरत है। इसे साइडवेज में जाने दें, इसे फिर से ब्रेकआउट करने दें। यह CCJ है दोस्तों, और यह एक बढ़िया उदाहरण है। इस शेयर ने मेरे लिए अभी तक बहुत कुछ नहीं किया है। यह एक यूरेनियम स्टॉक है और आप यहाँ क्लियर एक्यूमुलेशन देख सकते हैं। उस गैप से बड़ा बार ऊपर, और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ अच्छा वॉल्यूम है, लेकिन बहुत अधिक सेलिंग वॉल्यूम है। फॉलिंग वॉल्यूम पर वापस पुल बैक है, फिर से बिग वॉल्यूम पर ऊपर भागता है, फिर से बिग वॉल्यूम पर ऊपर भागता है, फिर से बिग वॉल्यूम पर ऊपर भागता है। यह फॉलिंग वॉल्यूम पर साइडवेज की ओर नहीं जा रहा है। आप वॉल्यूम एनालिसिस के बिना उस लेवल की सर्टेनिटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी भी बाजार और किसी भी टाइम फ्रेम पर। प्राइस और वॉल्यूम के बीच का संबंध आपको बताता है कि बाजार को कौन चला रहा है। क्या बुल्स बाजार को चला रहे हैं, क्या बियर्स बाजार को चला रहे हैं। और मुझे यह स्वीकार करने में बहुत खुशी है कि 5 मिनट के चार्ट पर यह वास्तव में बहुत नॉइजी होता है और डेली या आवरली चार्ट की कंपैरिजन में बहुत कठिन। और यही मैं वेक्टरवेस में पढ़ाता हूँ और मैं एक वेबकास्ट करता हूँ। मैं इस तरह की चीज़ों से बहुत परिचित हूँ। फिर से यह एक स्टॉक है। यह एक ऐसा ट्रेड है जो मैंने कुछ समय पहले किया था। यह मेरा नॉर्मल ट्रेड है दोस्तों। पहले प्राइस राइजिंग वॉल्यूम के साथ ऊपर जाती है, फिर फॉलिंग वॉल्यूम के साथ साइडवेज जाती है, फिर प्राइस फिर से ऊपर जाती है। मुझे ये पैटर्न पसंद है दोस्तों, और यह वूसी माइक का है। शेयर की कीमत में लास्ट बेस प्राइस से 30% की रैली होनी चाहिए, ठीक है। यह 6 हफ्तों से 3 महीने में होना चाहिए, जो 30% पर वापस आ जाता है। इस मामले में एक फ्लैग, और फिर यह फिर से ब्रेकआउट कर जाता है and और फिर वह ए बी लेता है, जो आप जानते हैं कि टारगेट के लिए सी डी है। यह एक सेटअप है। the difference between the difference between अब तक जो प्रस्तुत किया गया है और जो मैं मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बीच अंतर यह है कि आपको ए बी के वॉल्यूम में उल्लेखनीय इंक्रीज और बी सी के वॉल्यूम में उल्लेखनीय डिक्रीज देखनी चाहिए, ताकि आपको स्ट्रेंथ मिले इसे सी डी में ऊपर जाने के लिए। अब यह स्टॉक मार्केट में आसान है, यह सच में आसान है, और शायद स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम अधिक रिलायबल है, लेकिन आप इसे सभी बाज़ारों और सभी टाइम फ्रेम्स में देख सकते हैं। और यही वाइकॉफ का काम का आधार है, और यही एकमात्र चीज़ है जो माइक करता है। हाँ, यही एकमात्र चीज़ है जो वह करता है, और वह इसे बहुत अच्छी तरह से करता है, किसी और चीज़ को नहीं देखता है। now that's I own this share. अब यह शेयर मेरे पास है। यह तुंगेला रिसोर्सेस है और यह एक दिलचस्प शेयर है। आप यहाँ छोटा फ्लैग देख सकते हैं। यह 30% ऊपर गया है, 4 से 6 पर गया, 50% ऊपर गया और भागा, फिर साइडवेज में चला गया। Now it अब यह ऊपर चला गया है। लास्ट बार में अच्छा वॉल्यूम था और फिर हमें ये 2 रेड बार मिले, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 बार ने बहुत कम परिणाम उत्पन्न किया, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम बड़ा था, लेकिन वे डाउन बार थे। बहुत सारा वॉल्यूम आ रहा था, लेकिन बाज़ार नीचे नहीं जा सका। इसे वाइकॉफ ने बैग होल्डिंग कहा है। यह फिर साइडवेज हो जाता है और फिर यह बड़े वॉल्यूम में ब्रेकआउट हो जाता है। यह क्लासिक ट्रेड है दोस्तों।
यह सिर्फ क्लासिक है, यह एक सुंदरता है। वह शेयर 3 पाउंड पर लिस्ट था तभी, अब यह 9 महीने में 3 से 9 पाउंड हो गया है। 9 months, if that. यह लिस्टेड था। एंग्लो अमेरिकन को इससे छुटकारा पाना था। जब वह कॉन्फ्रेंस स्कॉटलैंड में चल रहा था, आपको स्कॉटलैंड में पुलिस कॉन्फ्रेंस याद है? यह ठंडी जगह है, उन्हें इससे छुटकारा पाना था। And और उन्होंने 2 हफ्ते में लिस्ट बनाई और फिर अचानक सबके सामने कोयला आ गया। अब यह कुछ ऐसा है जिससे लोगों को कोयले से रोशनी चालू रखने की ज़रूरत है। तो यह काफ़ी सरल सा ट्रेड है। and that's यह मेरे वेक्टर्स प्रोग्राम के लिए एक दाव है। यह अर्निंग पर शेयर है। यह शेयर का वेक्टर वेस्ट वैल्यूशन है। और आप में से जो टेक्नीशियंस हैं, एक्चुअली आप सभी टेक्नीशियंस हैं, आपको यह देखना चाहिए कि क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न फ्लैग पैटर्न से पहले, लेकिन अंत में मैंने केवल फ्लैग पैटर्न का ट्रेड किया। और यह एक दिन था। यह जूम स्टॉक है। यह मेरे सबसे अच्छे ट्रेड्स में से एक है। यह मेरा अच्छा दिन था। इसने सब कन्फर्मेशंस फिर से दिए हैं। ये मेरे मूविंग एवरेजेस हैं। यह ईपीएस है और यह जूम पर उड़ रहा है। हमारे पास बड़े वॉल्यूम में गैप पर यह बड़ा मूव था और फिर यह साइडवेज हो गया। मैंने पहले बिट का ट्रेड नहीं किया और फिर यह राइजिंग वॉल्यूम पर फिर से बढ़ गया और अब यह फॉलिंग वॉल्यूम पर पुल बैक और फिर यह फिर से ऊपर चला गया और यह वहाँ से उड़ गया है। तो यह एक क्लासिक सेटअप है दोस्तों। और यह 21 और 55 मूविंग एवरेजेस हैं और यह उस स्टेज पर वेक्टर वेस्ट द्वारा काफ़ी कम आंका गया था। और यह जीवन जीने का एक बहुत ही सरल तरीका है, उनको ढूंढना। and और वह टेस्ला है। क्या वह टेस्ला में एक फ्लैग बन रहा है? मैं इसे ट्रेड करूँगा। पुशअप। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। राइजिंग वॉल्यूम में पुशअप होता है। इसे देखें। एवरेज वॉल्यूम पर कुछ छोटे छोटे बार प्राप्त करें। यह अच्छा है। और अब यह फॉलिंग वॉल्यूम पर साइडवेज में जा रहा है। यह फिर से जा रहा है। मुझे एसोसिएशन द्वारा डिग्निटी लेने दें। क्या मैं इसे हेमिंगवे की तरह ले सकता हूँ? Ernest Hemingway? उन्होंने कहा कि उन्हें एसोसिएशन द्वारा डिग्निटी लेना पसंद है। यह उनके एक्सप्रेशंस में से एक था। मेरे 2 बेटे उसी स्कूल में गए जहां इलॉन मस्क ने स्कूली शिक्षा प्राप्त की। वह कैसा है? मैं एसोसिएशन द्वारा डिग्निटी ले रहा हूं, इसलिए मुझे लगता है कि प्राइस यहां से भागने वाली है। तो बियर मार्केट गाइस, जैसे कि आयरिश लोग कहते हैं, वह आदमी कहाँ है? मैंने कैरन से बात की। मुझे लगता है वह घर चला गया। मुझे लगता है कि बेयर मार्केट में प्राइस गिरनी चाहिए और वॉल्यूम बढ़ना चाहिए और फिर हमें गिरते हुए वॉल्यूम पर एक रैली मिलती है और यही वह जगह है जहां आप इसे शॉर्ट करना चाहते हैं। अब यह दुनिया के सबसे विश्वसनीय ट्रेड्स में से एक है। यदि आपको डाउन ट्रेंड मिलता है और फॉलिंग वॉल्यूम पर छोटी रैली मिलती है, तो यही एकमात्र समय है जब मैं किसी स्टॉक को शॉर्ट करने पर विचार करूँगा। फॉलिंग वॉल्यूम पर छोटी रैली होती है और अंतिम 2 बार्स जो आप पाएंगे वे वास्तव में नैरो रेंज बार होंगे। इससे पहले कि यह अपना मन बदल ले और फिर इसे नीचे गिरना चाहिए राइजिंग वॉल्यूम के साथ। वहाँ कोई नॉन वैलिडेशन नहीं है। फिर से यह वाइकॉफ 1929 या 1928 कोर्स से आता है। राइजिंग वॉल्यूम पर एक ब्रेकडाउन और फिर मैं फॉलिंग वॉल्यूम पर छोटी रैली करता हूँ। फिर यह राइजिंग वॉल्यूम पर फिर से नीचे चला जाता है। now I remember Friday, way back on Friday. अब मुझे याद है शुक्रवार को बहुत पहले मैं स्पाई पर शॉर्ट था। वह स्पाइडर स्टॉक है, SPY। और मुझे स्पाइडर पर वॉल्यूम के आंकड़े बहुत बेहतर लगते हैं। और आप यहाँ बहुत पीछे देख सकते हैं, पहली वेव में नीचे। यहाँ इस विशाल प्रिंट को देखें, उस निचले लेवल पर। और आप देख सकते हैं कि यह एंड ऑफ डे का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि यह बाज़ार वास्तव में बहुत नीचे खुला और बहुत बड़ा बार, बहुत बड़ा रिवर्सल उस लेवल पर बहुत अधिक डिमांड के साथ बंद हुआ। हम वास्तव में यहाँ भी वही चीज़ देखते हैं, लेवल बहुत बड़ा हो जाता है। अब ये 2 सबसे बड़े वॉल्यूम डेज़ हैं पिछले 5 वर्षों में कि स्पाइडर उस लेवल पर है और फिर यह ऊपर चलता है। और जैसे जैसे यह पिछले 1 या 2 सप्ताह में ऊपर चलता है, पिछले 10 दिनों से यह ऊपर चला जाता है और वॉल्यूम गिरता जाता है। और इसलिए मैं गुरुवार या शुक्रवार को वहाँ पर शॉर्ट करने का कोई कारण ढूंढ रहा था। बुधवार को मेरे पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस बहुत टाइट था, इसलिए मैं जल्दी बाहर निकल गया।
लेकिन मैंने गुरुवार और शुक्रवार को पूरा लॉस रिकवर करके थोड़ा प्रॉफिट प्लस में चला गया। और अच्छा है, मैं आपको एक सेकंड में ट्रेड दिखाऊंगा। तो इस तरह का ऊपर उठना और फॉलिंग वॉल्यूम, यह एक चेतावनी है और आप इस चीज़ पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करना चाहते हैं। आपको स्पष्ट रूप से प्राइस एक्शन से संकेत की आवश्यकता है, लेकिन यह एक चेतावनी है। That's the price. That's the यह S&P 500 का चार्ट है जो बुधवार को मेरा अटेम्प्ट था। मुझे लगता है कि यह 15 मिनट का चार्ट था। यह ब्रेकडाउन हुआ राइजिंग वॉल्यूम के साथ ओपन पर, और मुझे हमेशा 15 मिनट के चार्ट पर ओपन बार देखना पसंद है। वहाँ हमेशा बहुत अधिक वॉल्यूम होता है। यह अभी ओपन हुआ है और बस देखें पहला 15 मिनट का बार कैसा दिखता है, और यह ठीक ऊपर चला गया and और वहाँ नहीं रह सका। वहाँ निश्चित रूप से सप्लाई आई थी, इसलिए यह मेरे ट्रेड का आधार था। और फिर अचानक यह फॉलिंग वॉल्यूम पर बढ़ गया और मुझे लगा कि इसमें शॉर्ट एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन नहीं। अफसोस, वहाँ नॉइज़ थी और बहुत छोटे नुकसान के साथ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मैंने सोचा कि शायद यह एक बड़ा ट्रेड होगा जिसमें मुझे अगले दिन तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। फिर से स्टॉक मार्केट में उसी तरह की बात। मैं 30% की गिरावट देखना चाहता हूँ। मैं एक रैली देखना चाहता हूँ, और यह काफ़ी हद तक वही है जो हमने शुक्रवार को S&P 500 पर देखा था। और फिर मैं इसे फिर से गिरते देखना चाहता हूँ। और आपने अनुमान लगाया है कि AB = CD है। डाउन मूव के साथ राइजिंग वॉल्यूम होना चाहिए, अप रैली फॉलिंग वॉल्यूम में होनी चाहिए, और यह सबसे निश्चित ट्रेड्स में से एक है जो आप कर सकते हैं। और वहाँ कोहेन नामक एक बूढ़ा आदमी था, और उसके पास न्यूयॉर्क शहर में चार्ट क्राफ्ट नामक एक कंपनी थी, और वह वाइकॉफ के बाद पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के ओरिजिनल फाउंडर्स में से एक था। और मैं कुछ साल पहले उसके पोते से मिला था जिसका नाम डेविड कोहेन था, और उनके दादाजी ने यह कॉन्क्लूजन निकाला कि बाज़ारों के उतार चढ़ाव में से डाउनसाइड का प्रेडिक्शन अधिक आसानी से लगाया जा सकता है अपसाइड की तुलना में, और उनके दादाजी ने कई वर्षों में यह सिद्ध कर दिया था। क्या आप बूढ़े आदमी कोहेन चार्ट क्राफ्ट से मिले हैं? हाँ, न्यूयॉर्क सिटी में चार्ट क्राफ्ट का ऑपरेशंस डेविड कोहेन द्वारा किया जाता है, जो ओरिजिनल कोहेन के पोते हैं। फर्स्ट क्लास आदमी हैं। so इसलिए आपको इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं, और मेरा मतलब उन लोगों के प्रति कोई इनजस्टिस नहीं है जो ट्रेडिंग में बड़े नहीं हुए। मेरी पूर्व पत्नी ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं प्रभु की प्रार्थना को कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूँ, और मेरा किसी को कोई नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। यह मेरे जैसे ही नहीं था, लेकिन मैं चीज़ों को जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूँ। हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड के लिए मैं अप या डाउन ट्रेंड का सबूत देखना चाहता हूँ। मैं फिर एक मंदी की स्थिति को देखना चाहता हूँ। मैं एक छोटी रैली और फॉलिंग वॉल्यूम को देखना चाहता हूँ, और फिर मैं इसे बेचना पसंद करूँगा। बस इतना ही। टाइट स्टॉप लॉस जब मैं गलत हूँ, कोशिश करता हूँ और 3 गुना ज़्यादा कमाता हूँ जब मैं सही होता हूँ। मेरे पास कुछ और उदाहरण हैं। यह एक क्लासिक शॉट है। यह JD स्पोर्ट्स है। यह एक हाई स्ट्रीट स्पोर्ट्स शॉप है। यह कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, लेकिन यह सिर्फ एक क्लासिक है। मैं शायद ही कभी स्टॉक में शॉर्ट करता हूँ। मैं इंडेक्सेस में शॉर्ट करना पसंद करता हूँ, लेकिन हम नीचे की तरफ इस बड़े वॉल्यूम प्रिंट को देख सकते हैं, और फिर यह फॉलिंग वॉल्यूम पर रैली करता है और ऊपर नहीं जा सकता है, और फिर यह फिर से बिस्तर से बाहर गिर जाता है। this one यह एक ऐसा स्टॉक है जिसे मैंने बाइंग साइड में होल्ड किया था। मैं इसे बहुत पहले ही बाहर था। मैंने इसे शॉर्ट नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह अब ऊपर रैली कर रहा है, और यह फ्लैग, यह चीज़ राइजिंग वेज या 3 ड्राइव पैटर्न जिसके बारे में लैरी बात करता है, और जैसे कि आप उसके टॉप पर देख सकते हैं वहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं है, चूहों के अलावा कुछ भी नहीं है, और फिर यह खूनी फर्श से नीचे गिर गया। इसलिए मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आप AB = CD करते हैं तो आपको टारगेट काफ़ी हद तक मिल जाएगा। ठीक है, all right, so इससे हमने पिछले साल वेक्टर वेस्ट पर इस पर ढेर सारा पैसा कमाया। मेरा मतलब है कि ढेर सारा पैसा। इन निचले लेवल से हमने एंट्री की, और फिर मैंने फिर से क्वांटिटीज़ जोड़ी जब मुझे ह्यूज वॉल्यूम में वह ब्रेकआउट मिला जो हमेशा एक बड़ा संकेत होता है। बहुत ह्यूज वॉल्यूम पर एक बड़ा बार, और फिर हम वहाँ से एग्ज़िट कर गए। फिर यहाँ आप कुछ हफ्तों के लिए यह राइज देखते हैं, और उस सप्ताह वॉल्यूम बहुत ज़्यादा शून्य है। यह एक बहुत बड़ा नॉन वैलिडेशन है, और फिर हमें आउटसाइड बार मिलता है और खूनी चीज़ बिस्तर से गिर जाती है,
और यह अभी भी बिस्तर से गिर रही है। यह एक आवरली चार्ट पर है, प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम गिर रहा है और फिर यह फिर से बिस्तर से गिर गई। मुझे लगता है कि यह बहुत पुराना है। मैंने टॉम के आखिरी सेमिनार के लिए ऐसा किया था। तो चलिए मैं अपने अंतिम बात पर आता हूँ। अभी 4:45 बज रहे हैं। 4 साल पहले जब मैं आपसे मिला था टॉम, मेरी किताब थोड़ी टूट गई थी। माफ़ कीजिए सर, क्या कहा आपने? Sorry, sir. Would you be more inclined to take a short after a pullback with a falling volume? Would you be more inclined to take that short than you would for an up? नहीं, मैं दोनों को लूँगा और मैं प्रोबेबली लॉन्ग साइड में दाव लगाऊंगा। ठीक है, मैं लॉन्ग साइड में ज़्यादा खुश हूँ। Happier on the long side. मैं शायद ही कभी स्टॉक को शॉर्ट करता हूँ। मैं इंडेक्स को शॉर्ट करने में ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट को शॉर्ट करना चाहते हैं तो डाउन ट्रेंड में फॉलिंग वॉल्यूम पर एक रैली, दूसरे शब्दों में AB = CD डाउन, जहाँ BC फॉलिंग वॉल्यूम पर है, यह इस लाइन ऑफ वर्क में जितना अच्छा हो सकता है। ठीक है, मेरी विनम्र राय में यह लॉन्ग ट्रेड की तुलना में अधिक रिलायबल है। ठीक है, अधिक रिलायबल। It's a more reliable trade than the long trade. Yeah, that was Okay, more reliable. Yes, sir. Could you go back to the previous slide for a second? Is that a CFD instrument? सर मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। Is it a CFD instrument? यह US वॉल स्ट्रीट है। हाँ, So where's the volume coming from? Volume data. I took. मैंने वर्षों तक ई सिग्नल वॉल्यूम लिया और फ्यूचर मार्केट के इंडेक्स से। हाँ, Futures market. वहीं से वे इसे प्राप्त करते हैं। मैंने वर्षों तक ई सिग्नल वॉल्यूम लिया और फिर मुझे पता चला कि ट्रेडिंग व्यू वॉल्यूम बिल्कुल ई सिग्नल वॉल्यूम के समान था, इसलिए मैंने ई सिग्नल बंद कर दिया। Okay, so if you add the volume indicator हाँ, वॉल्यूम इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में आप सही हैं। from futures market, यही से वे इसे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो यह बिल्कुल वैसा ही है। मैंने इसे हमेशा के लिए आजमाया और ई सिग्नल एक मनमौजी तलवार है। It's a temperamental sword. So तो वाइकॉफ की यह छोटी सी बुक, यह मेरे ब्रीफकेस में टूटकर बिखर गई और उन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा है कि आप स्प्रिंग्स और अपथ्रस्ट का ट्रेड करके जीविका कमा सकते हैं। इन सेटअप्स का ट्रेड करना मेरी ट्रेडिंग मेथड की समरी दर्शाता है। इसमें खतरे के पॉइंट पर ट्रेड्स की शुरुआत करना शामिल है, जहां रिस्क कम से कम है और प्रॉफिट की संभावना सबसे अधिक है। और प्लान्ड रूप से मैंने इन चीज़ों को तैयार किया है, इसलिए मैं उनमें से अधिकांश का ट्रेड ट्रेंड के साथ करता हूँ। हालांकि आप उनके बॉटम्स पिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा करने के लिए पर्याप्त भूखा नहीं हूँ। लॉन्ग ट्रेड्स में बाज़ार के ऊपर आने की प्रतीक्षा करता हूँ, रेजिस्टेंस खोजने के लिए, पुल बैक और उस रेजिस्टेंस के रीटेस्ट करने के लिए मैं प्रतीक्षा करता हूँ, और फिर से ऊपर ढकेलने के लिए और फिर से वापस आकर उस लो लेवल को टच करने और भाग जाने के लिए मैं प्रतीक्षा करता हूँ। अब यह गार्टली पैटर्न जैसे ही हो सकता है, इसे बस उस लो लेवल से नीचे जाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी तरह एक अपथ्रस्ट एक अच्छा सपोर्ट है, या वाइकॉफ भाषा में डिमांड है। यह पहले ब्रेकडाउन करता है, फिर रीटेस्ट के लिए ऊपर आता है, नीचे आता है और फिर से ऊपर आता है और पुराने टॉप से 1 या 2 टिक ऊपर जाता है, और इसे अपथ्रस्ट कहा जाता है। and that's called an upthrust. And और इसका एक थियोरेटिकल पार्ट है। आप इसे ट्रेंड के साथ कर सकते हैं या आप इसके साथ बॉटम चुनने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इसे केवल ट्रेंड के साथ करता हूँ। अब जब यह नीचे थोड़ा सा ब्रेकडाउन करता है तो मिस्टर गैन इसे लॉस्ट मोशन कहते हैं। when it breaks up, तो 40% बार यह वापस आता है और लेवल का रीटेस्ट करता है। 60% बार यह बिना रीटेस्ट किए ही भाग जाता है, इसलिए 40% बार आपको एक रीटेस्ट मिलता है। अब एक क्लासिक है, यह प्लैटिनम पर है, and that's a classic. और यह एक क्लासिक वाइकॉफ स्प्रिंग टेक्निक है। हमें रेजिस्टेंस मिला, यह यहाँ वापस आता है, यहाँ तक चलता है, और यह रिवर्सल बार राइजिंग वॉल्यूम पर होना चाहिए। And I would be a buyer
On there, और मैं नेक्स्ट ओपन पर वहाँ एक बायर बनूंगा। यहाँ स्टॉप लॉस है और आप देख सकते हैं कि यह कैसे वापस आया और रीटेस्ट किया। आप देखते हैं कि 40% समय ऐसा होता है, यह वापस आएगा और उस लेवल का रीटेस्ट करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आपको वास्तव में रीटेस्ट खरीदना चाहिए, और निश्चित रूप से इसका मतलब है कि आप उन 60% ट्रेड्स को खो देते हैं जो रीटेस्ट नहीं करते हैं। रीटेस्ट करने वाले सिर्फ 40% ट्रेड्स होते हैं। मैं लेवल के ऊपर क्लोज होने पर एंट्री करता हूँ। यदि आप चाहें तो लेवल पर ख़रीद सकते हैं, लेकिन वह विशेष रूप से अच्छा था क्योंकि यह एक आउटसाइडर बार है और मुझे पता है कि मैं एक चाल वाला टट्टू हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता और मुझे बाज़ार के चारों ओर पर्याप्त ट्रेड्स मिलते हैं जो मुझे ऐसा करने पर अच्छी तरह से खिलाते और पिलाते हैं। अब यह एक उदाहरण है। यह वह सेटिंग है जिसके बारे में मैं कल दोपहर वेक्टर्स लोगों से बात करने जा रहा हूँ। यह गोल्ड फील्ड्स है और आप राइजिंग वॉल्यूम पर इस रनअप को देख सकते हैं और अब यह फॉलिंग वॉल्यूम पर वापस आ रहा है। मतलब प्राइस फॉलिंग वॉल्यूम पर साइडवेज में चली गई है। अभी तक ब्रेकआउट पर बहुत अधिक वॉल्यूम नहीं दिखाया है, लेकिन यह नीचे आया और मुझे यह बार पसंद है क्योंकि यह बहुत अधिक एवरेज वॉल्यूम पर रिवर्स हो गया। थोड़ा और वॉल्यूम होता तो बेहतर होता, लेकिन मेरे लिए यह एक क्लासिक वाइकॉफ स्प्रिंग है और यह कुछ ऐसा है जिसे मुझे व्यक्तिगत रूप से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, यह गोल्ड फील्ड्स है। यह 21 मूविंग एवरेज है। यदि आप वहाँ 55 डालते हैं तो 21 55 से ऊपर है और 55 89 से ऊपर है, और इसका मतलब है कि ट्रेंड बरकरार है और वेक्टर वेस्ट पर फंडामेंटल्स बातें बहुत अच्छी हैं। मुझे लगता है कि हमने शुक्रवार को इन्हें देखा था। यह पिछले सप्ताह S&P पर था। यह आवरली चार्ट है जहां मैं अपने अधिकांश ट्रेड्स को देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसे बिना किसी कारण के स्प्रिंग नहीं कहा जाता है। जब आप बैठते हैं और उनका इंतज़ार करते हैं तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि वे स्प्रिंग करने वाले हैं और वे हाथों की ताली की तरह चलते हैं और आप वहाँ सिर्फ बैठे नहीं हैं, आप चिंता कर रहे हैं। वे या तो ताली की तरह चलेंगे या वे बिल्कुल नहीं चलेंगे। इससे बुरा कुछ नहीं है कि आप एक ऐसे ट्रेड में बैठे हैं जो कहीं नहीं जा रहा है। याद रखें कि पूंछ को कभी भी कुत्ते को नहीं हिलाना चाहिए। आप कुछ पैसे कमाने के लिए, रिसोर्सेज खरीदने के लिए यहाँ हैं। यह एकमात्र चीज़ है जो जीवन के बारे में है। शायद पुरानी बॉर्डर कॉली, एक बॉर्डर कॉली की कीमत एक अच्छी कार की कीमत के बराबर है। क्या आपको पता है लैरी? A dog? get dog. £20,000. Where do you find these people? वहाँ एक लंबी कतार है लैरी। एक डिसेंट अच्छी तरह से नस्ल की बॉर्डर कॉली के लिए आपको अपना नाम डालना होगा और 6 से 9 महीने तक इंतज़ार करना होगा। Can I wait for 90 months? But they're लेकिन वे इंतज़ार करने के लायक हैं। so Cook 'em. I'm not a pet person. you're not okay. All right, okay. There's nothing. कुत्ते से ज़्यादा सुखद कुछ नहीं है। यही एक बात है। मेरे पास फ़िलहाल कुत्ता नहीं है, लेकिन मैं फिर कभी पत्नी नहीं रखने वाला हूँ, लेकिन मैं एक कुत्ता रखने वाला हूँ। ठीक है? Okay. I don't mean that in any nasty way at all. मेरा मतलब किसी भी तरह से बुरा नहीं है, लेकिन मैं कुत्तों की कीमत तय करता हूँ और इसलिए मुझे ठीक ठाक पता है एक अच्छे बॉर्डर कॉली की कीमत, और लोग उन्हें 20,000 पाउंड में ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों को रेजिस्टेंस मिला और यह प्राइस ऊपर चली गई, वहाँ तक नहीं पहुँच सकी और फिर यह पीछे हट गई और रीटेस्ट किया और फिर यह उलट गई, और बस इसमें वाइकॉफ स्प्रिंग और फिर खूनी चीज़ स्प्रिंग के अलावा और कुछ नहीं है। And then the bloody thing springs. यह एक और है। शायद कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री की होगी और यह सुबह लगभग 10 बजे हुआ। मैंने इसे नहीं लिया, लेकिन यह ओपन में है और यह यहाँ ऊपर चला जाता है और फिर यह वापस आता है और आप रीटेस्ट देखते हैं। वहाँ लेवल है और यह ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है और फिर से ऊपर जाता है। मैं रीटेस्ट के बाद उसमें एंट्री करता हूँ। अब आप एग्ज़िट कहाँ पर करेंगे? ठीक है, आप एग्ज़िट के लिए उपयोग कर सकते हैं लैरी के AB=CD का। यह एकदम सही है। या आप पुलबैक के 1.618 एक्सटेंशन का उपयोग कर सकते हैं यदि आप फिबोनाची प्रशंसक हैं। लेकिन आपने कल लैरी को सुना है और लैरी अपने दिल की गहराई से बोल रहे हैं AB=CD की शक्ति के बारे में।
इसलिए यह एक टारगेट की तलाश करने के लिए एक अच्छी जगह है जहां AB = CD है। Sir, What is the lowest time frame you would use volume as an indicator to make a decision? आप इसे 5 मिनट के चार्ट में उपयोग कर सकते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि अपना इंटरप्रिटेशन सही करने के लिए आप अगले 1 या 2 हफ्तों के लिए आवरली चार्ट को देखें, जब तक कि आपको इसका अनुभव ना हो जाए। आप इसे हर तरह से देख सकते हैं, लेकिन 15 मिनट के चार्ट में यह काफ़ी अच्छी तरह से काम करेगा, ठीक है। लेकिन यह 5 मिनट के चार्ट पर नॉइज़ करता है, और शायद यह किसी भी प्रकार के आंकड़ों की तरह है। आपके पास जितने अधिक ऑब्जर्वेशंस होंगे वे उतने ही सटीक होंगे। इसलिए हायर टाइम फ्रेम पर एच के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं। खासकर किसी भी बाज़ार में लोग बिना किसी अन्य कारण के चीज़ें खरीदते और साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी दादी मर जाती है और आपके लिए 25 लाख पाउंड छोड़ जाती है। आप स्टॉक खरीदने जाते हैं। आपने किसी अन्य कारण से स्टॉक नहीं खरीदा था, आपकी दादी ने आपके लिए पैसे छोड़े थे, और अचानक आप पर जुए का कर्ज बढ़कर 2.5 लाख पाउंड हो जाता है और आपको जुए का कर्ज चुकाने के लिए कुछ स्टॉक बेचने पड़ते हैं। इसका स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसमें सभी प्रकार के एजेस के प्रभाव हैं। इसमें सभी प्रकार का नॉइज़ है। लोग सभी प्रकार के कारणों से चीज़ें खरीदते और बेचते हैं जिनका वास्तविक साधन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए टाइम फ्रेम जितनी हायर होगी उतना ही रिलायबल होगा। आवरली चार्ट से शुरू करें, या इससे भी बेहतर यह है कि डेली चार्ट से शुरू करें और नीचे की ओर बढ़ें। यदि आप इंडेक्स का ट्रेड कर रहे हैं तो स्पाइडर पर अपनी नज़र बनाए रखें। स्पाइडर पर वॉल्यूम दुनिया के किसी भी अन्य इंडेक्स के लिए एक अच्छा लीडिंग इंडिकेटर है। तो ये अच्छे उदाहरण हैं। ये पिछले हफ्ते की बात है। मैंने उन्हें चेरी पिक नहीं किया है, लेकिन वे लंदन की टैक्सियों की तरह आते हैं। आप जानते हैं कि आप बारिश में घंटों वहाँ खड़े रहते हैं और फिर 6 टैक्सियाँ एक साथ आती हैं, ठीक है। बस यही तरीका है। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। and then I promise I'll let you all. I think that's the same. और वह नीचे एक स्प्रिंग ब्यूटी है। अब इस पर कोई शोल्डर नहीं है। मैंने इसे वैसे भी ले लिया, लेकिन इसने इतना अच्छा काम नहीं किया। मुझे लगा काम करेगा, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जिट हो गया और फिर मैंने वापस एंट्री नहीं ली। वहाँ पे शोल्डर है, मतलब रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे शोल्डर नहीं है, और वे हमेशा सस्पेक्ट होते हैं। मुझे यह देखना पसंद है। Resistance, support. और जिस तरह से यह भागा, यह लो, फिर स्टॉप लॉस हिट करवा के भागना। ये स्प्रिंग को देखें। स्प्रिंग एक सौंदर्य। Absolute beauty. इसलिए यह 5 मिनट का चार्ट सभी टाइम फ्रेम पर काम करता है। यह एक और 5 मिनट का चार्ट है जो पूरी तरह से काम करता है। शायद थोड़ा और एग्रीकल्चर संबंधी, लेकिन यह बुरा नहीं है। उस पर डाउ जोन्स में यहाँ एक और है। पहला बार खुलने पर ऊपर गया, फिर नीचे चला गया। वे अक्सर पहले घंटे में होते हैं। कुछ घंटों में यह ऊपर चलता है, फिर नीचे आता है, और एक बार ऊपर जाता है, और फिर वापस नीचे आ जाता है। मुझे लगता है डॉक्टर ब्रूक्स ने आज सुबह कुछ उदाहरण दिखाए जहां आज सुबह ऐसा ही हुआ। उन्होंने एंट्री एग्जिट्स 2-3 बार की, लेकिन मैं स्प्रिंग का इंतज़ार करने में बहुत खुश हूँ, ठीक है। और कभी कभी बेशक वे बिना रिटेस्ट के चले जाते हैं और आप इसे मिस कर देते हैं। वह यहाँ पहली रिटेस्ट पर अच्छा था, लेकिन मैं इसके फिर से रिटेस्ट के लिए इंतज़ार कर रहा था। मुझे स्पष्ट रूप से याद है, लेकिन वह रिटेस्ट किए बिना ही भाग गया। यह एक और 5 मिनट का चार्ट है। यह एक निर्णय कॉल था दोस्तों, क्योंकि यह वास्तव में पहले लो लेवल के नीचे नहीं पहुंचा था। एक्चुअली यहाँ सब कुछ सही है, और हम इस पहली बार पर वॉल्यूम को बढ़ते हुए भी देख सकते हैं। और मैंने वैसे भी ट्रेड किया, लेकिन शायद मैं मिसिंग आउट से डर गया था। मैं यह स्वीकार करने में बहुत खुश हूँ। अब ऑपोजिट है अप थ्रस्ट। यह अप थ्रस्ट का स्कीमेटिक है, और यह एक अच्छा उदाहरण है। मुझे लगता है कि यह फॉरेक्स में है। यहाँ सपोर्ट है, पहली बार ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, फिर से ऊपर चला जाता है, और जैसे प्राइस ने आत्मसमर्पण कर दिया हो। और फिर आप टॉप पर भारी मात्रा में सप्लाई देखते हैं। पिछले हाई को थोड़ा सा तोड़ देता है और लेवल पर शूटिंग स्टार, और फिर यह गिर जाता है पत्थर की तरह।
वह गोल्ड है दूसरे दिन। अब वेक्टर्स गाइस, मैं इस पिछले सोमवार दोपहर को ट्रेड कर रहा था। अगर आपको 1:30 बजे का सेशन याद है, And मैंने यहाँ पर एंट्री की थी ठीक उस लो के नीचे, और मैंने वह एंट्री ऑर्डर रविवार रात को सोने जाने से पहले प्लेस किया था और फिर मैं स्टॉप्ड आउट हो गया। Larry, when you talk about pets, I have to make an apology about the dog. I just, No. didn't mean that. it's good, man. It's good. It's good. It's good. एक समय पर मैं येन के मुकाबले डॉलर का ट्रेड कर रहा था और मेरे पास उन प्रोजेक्टर्स में से एक था, और मेरे पास येन के मुकाबले डॉलर था जिसे बेडरूम की दीवार पर प्रोजेक्ट किया गया था ताकि मैं आधी रात को भी जाग सकूं और देख सकूं। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था, मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा उत्सुक था, और शायद इसीलिए मेरी पत्नी चली गई। But I had to. लेकिन उन दिनों मैं बहुत भूखा रहता था। अब मैं 66 का हूँ गाइस, और मुझे इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी पैसे खर्च करता था वह सब छोड़ चुका हूँ। इसलिए मुझे आखिरकार प्रोजेक्टर से छुटकारा पाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास जो बॉर्डर कॉली थी वह पत्नी के चले जाने के बाद भी मेरे आसपास ही रहती थी, और बॉर्डर कॉली इस पर भौंकती थी, रात में दीवार पर भौंकती थी, क्योंकि यह उसकी नींद में बाधा डाल रहा था। इसलिए मुझे आखिरकार उससे छुटकारा पाना पड़ा। तो यह पिछले हफ्ते की बात है, और मुझे लगता है कि यह यहाँ AB = CD है। वास्तव में मुझे यकीन है कि यह है, और मुझे लगता है कि यह 38% रिट्रेसमेंट भी है। मुझे नहीं पता, लेकिन यह ऊपर चला गया, मुझे नहीं पता कैसे, और उस टॉप को हटा दिया, और फिर यह उलट गया। इसने नीचे जाने की कोशिश की, रैली की, और फिर इसने सोमवार के पहले 4 घंटे के बार में उस लेवल को तोड़ दिया, और फिर यह वापस चला गया और रीटेस्ट किया। वास्तव में वेक्टर लोगों के लिए मेरे शब्द पिछले सोमवार दोपहर, मुझे उम्मीद है कि रीटेस्ट खत्म हो गया है, ठीक है, और फिर यह गिर गया, और वास्तव में बहुत अच्छी तरह से गिर गया। जब तक मैंने यह नहीं किया, यह बहुत बड़ी वॉल्यूम में इस लो लेवल पर रुक गया। निचले लेवल पर डिमांड आई, और मैं जब गोल्ड के बीच में हूँ, वह लो लेवल जो हम यहाँ 1900 पर देखते हैं, 6 हफ्ते पहले डेली चार्ट पर एक बड़ा हाई था। High on the daily chart 6 weeks ago. इसलिए मैंने सोचा कि शायद गोल्ड लगभग 1850 पर वापस चला जाएगा। But लेकिन अब हमने सोने में 1900 के लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखा है। इसलिए हम देखेंगे कि कल क्या होता है। that चलो देखते हैं कि ग्लेनकोर क्या है। यह ग्लेनकोर पर एक अपथ्रस्ट है। अक्सर दोस्तों आप पाएंगे कि ये चीज़ें समाचारों में चलती है, और मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या समाचार था, लेकिन यह ऊपर चला गया और हाई लेवल पर पहुँच गया, और फिर यह उलट गया। इसलिए यह न्यूज़ ट्रेडिंग है, और मुझे यह इतना पसंद नहीं है। मैं इसे अवॉइड करता हूँ प्लेग की तरह। और यह एक और अपथ्रस्ट है, और अब मेरे सारे स्लाइड्स समाप्त हो गए हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू दिखाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने इसे खोल लिया है। वह शुक्रवार था, और मैं इस ट्रेड डे में था। मैं इसे शॉर्ट करने का कोई भी कारण ढूंढ रहा था, और मैंने इसे उस बार पर शॉर्ट कर दिया जहाँ यह राइजिंग वॉल्यूम पर गिरा। वहाँ ब्रेकडाउन था, वहाँ भी एक ट्रेंड लाइन है। मैं इसे शॉर्ट करने के लिए किसी भी कारण की तलाश कर रहा था, और मुझे पता है कि एक सेमिनार में बात करना अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि 4600 के लेवल पर हमारे पास डेली चार्ट पर वह एक बड़ा अपथ्रस्ट था, और जैसे ही यह बिग वॉल्यूम में नीचे टूट गया, यह इसे शॉर्ट करने का मेरा कारण था। फिर जब वापस गया और रीटेस्ट करने की कोशिश की, और फिर यह बिस्तर से बाहर गिर गया, और मैंने इसे रात भर होल्ड किया। और यहाँ एक छोटा अपथ्रस्ट होना चाहिए था। कोई शोल्डर नहीं है, लेकिन यह ऐसा करता है, और यह एक AB = CD भी है। और फिर इसने ऐसा किया, और मुझे यहाँ उस पोजीशन में ऐड करना चाहिए था। मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं वास्तव में यहाँ आने के लिए अपने रास्ते पर था। मैं बाहर घूम रहा था, क्योंकि आप लोग मुझे बताए बिना यहाँ चले आए। now अब इसमें टारगेट, और मैंने इस पर प्रॉफिट बुक किया जब मैं वहाँ बैठा सुन रहा था। और यदि आप एक फिबोनाची एक्सटेंशन बनाते हैं, तो चार्ट पर यहाँ एक पुराना हाई है, यहाँ एक रेंज है, और जैसा कि आप देख सकते हैं,
मैं हमेशा एक फिबोनाची बनाता हूँ I always draw a fib. और वहाँ से वहाँ तक एक विस्तार है और वहाँ से वहाँ तक विस्तार करता हूँ और उस टारगेट की तलाश करता हूँ और मैंने उसे 4515 पर प्रॉफिट बुक किया, जो कि वह मैंने निर्माण किया था। और फिर अचानक हमें क्लोज होने में ऊपर जाना पड़ा। मुझे लगता है कि इंडाइसिस पर हमारे पास 5 वेव्स थी और 5 वेव नीचे एक इम्पल्स वेव है। मुझे लगता है कि अब हमें शायद थोड़ा करेक्शन करना है, जो हमें 2 या 3 दिनों के लिए ऊपर ले जाएगा और फिर हम वास्तव में देखेंगे कि क्या होता है। यह डाउ पर मेरी गणना है कि 4600 पर हाई वेव 3 की वेव 5 थी और हम अब एक वेव 4 में हैं और हमें अब एक वेव 5 मिल गई है। इसलिए मुझे लगता है कि एक और नया हाई है जो हमें स्टॉक इंडाइसिस में मई में ले जा सकता है और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। आप सभी ने 2 और 10 के उल्टे होने के बारे में पढ़ा है। शुक्रवार को एक पीएमआई रिपोर्ट आई थी। उसमें क्या आया था, क्या कोई जानता है? आमतौर पर कई वर्षों से इसे देखते हुए अंतिम पीएमआई 2 और 10 उल्टा हुआ। हमेशा मंदी का फोरकास्ट लगाया गया था। लगभग 6 महीने पहले मंदी का फोरकास्ट लगाया गया था। अंतिम पीएमआई 60 था, पीएमआई उद्योग में 61 था। इसलिए यदि आपको पीएमआई 50 से नीचे आता हुआ मिलता है, साथ ही 2-10 उल्टा हो जाता है, तो यह बहुत अधिक गंभीर संकेत है। इसलिए जब तक वह पीएमआई ऊपर रहता है, लगभग 60 के लेवल पर, मुझे लगता है कि हम और अधिक ऊपर जा सकते हैं। कोई मंदी नहीं है, लोग अभी भी बहुत मंदी में हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अंतिम मंदी को शांत करने की आवश्यकता है इससे पहले कि वह नीचे जाए। इसलिए मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन मैं अति ऑप्टिमिस्टिक हूँ दोस्तों। मैं समाप्त हो गया हूँ। मैंने आपको बहुत लंबे समय तक रखा है और मुझे आशा है मैंने आपको ट्रेडिंग मनोविज्ञान के सामान से बोर नहीं किया। कृपया मेरे जैसे बुज़ुर्ग साथी का मनोरंजन करें और अपने 30 ट्रेड करें, ठीक है? ट्रेडर्स, जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तब मैंने वॉल्यूम को समझने का, उसको एनालिसिस करने का बहुत कोशिश किया था, लेकिन 5 साल तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद और 3 साल चले गए। मतलब 5 साल तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करने में। फिर 5 साल के बाद कुछ थोड़ा थोड़ा करके मैं कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर पाया, लेकिन और 3 साल तक मुझे नहीं समझ में आया। फिर बाद में एक दिन मैंने अपने 8वें साल में, मतलब मैंने वॉल्यूम को समझना शुरुआत किया, ठीक है? और मैं जब भी पहले देखता था ना, तो मुझे बस बिल्डिंग्स दिखाई देते थे कि जैसे अपन मुंबई को देख रहे हैं, मुंबई शहर को जैसे अपन सी व्यू से देख रहे हैं। मतलब हम समंदर के अंदर खड़े हैं और वहाँ से अपन मुंबई शहर को देख रहे हैं, तो सब कैसे बिल्डिंग्स 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 दिखती हैं। सेम लाइक दैट मुझे ऐसा लगता था कि ये बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स ही है, लेकिन इसका कोई भी महत्व नहीं है। लेकिन एक्चुअल में सच बताऊं तो वॉल्यूम्स का महत्व है। बहुत बार ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि यार इसका कोई भी अर्थ नहीं है ना, वॉल्यूम इज टोटली बुलशिट। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। जब तक हम उसको ढूंढेंगे नहीं, है ना, जब तक हमारा उस पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम उसको ढूंढ नहीं सकेंगे, है ना। पहले तो सबसे पहले विश्वास करो, अपने ऊपर भी करो और वॉल्यूम के ऊपर भी करो। क्योंकि जब भी अपन ट्रेडिंग करते हैं, अपन चार्ट्स को देखते हैं, तो जो अपने पास दिखने वाली चीज़ होती है वो अपने पास सिर्फ प्राइस होती है और दूसरा होता है वॉल्यूम, ठीक है। ये 2 ही चीज़ होती है। फिर उसके बाद प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स वगैरह आता है, लेकिन वो सब छोड़ दो, इंडिकेटर्स भी छोड़ दो, प्राइस एक्शन भी छोड़ दो। 2 चीज़ होती है, प्राइस और वॉल्यूम, है ना। ये 2 जो चीज़ है, हम मोस्टली यही करते हैं कि सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस करते हैं कि प्राइस को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इसका एनालिसिस ऐसा हो किया जाएगा, उसका एनालिसिस वैसे करेंगे। लेकिन अपन भूल जाते हैं वॉल्यूम को, ठीक है। वॉल्यूम और प्राइस जो ऊपर जाती है या नीचे जाती है, ये टोटली डिपेंडेंट है पैसों के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई। और डिमांड एंड सप्लाई देखने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है वॉल्यूम, ठीक है। अपन देख रहे हैं वॉल्यूम नीचे, ठीक है, अपन खड़े बार्स को देख रहे हैं। थोड़ा वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ भी देखो, मतलब अपने को हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम्स दिखेगा, ठीक है, मतलब लेवल्स पे कितना वॉल्यूम है। लेकिन एक बात का भरोसा करो कि वॉल्यूम से तुम्हारी ट्रेडिंग इम्प्रूव होगी,
वॉल्यूम को ऐसे शक की नज़रिए से मत देखो, ठीक है? उसको सीखने की नज़रिए से देखो। ऐसे सोचो कि वॉल्यूम से तुम सीखोगे ही, मतलब सीखोगे ही, ठीक है? ऐसा मत सोचो कि वॉल्यूम से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम शुरुआत में देखोगे, छोटी टाइम फ्रेम में देखोगे, तो ये रिजल्ट्स नहीं देगा। जैसे तुमने वीडियो में देखा कि जो भी डेविड पॉल जी ने बताया, सिखाया, समझाया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको अच्छे से ध्यान से सुनो, उसको ध्यान दो और सीरियसली लो, और सच में इससे तुम्हारी ट्रेडिंग इम्प्रूव होगी, ठीक है? मेरी हुई है, आपकी भी होगी। थोड़ा टाइम लगेगा। मैं पिछले 2.5 साल से वॉल्यूम के ऊपर स्ट्रगल कर रहा हूँ, मतलब समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं एकदम प्रो नहीं हो गया हूँ वॉल्यूम में समझने में, लेकिन कुछ कुछ हद तक मुझे समझ में आया है, और मैं देख सकता हूँ कि मार्केट में वो रिएक्ट करता है उसके हिसाब से, ठीक है? हर वक्त नहीं करता। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, ठीक है? जैसे अपन ने देखा कि स्प्रिंग और अप थ्रस्ट 40% टाइम्स ही काम करते हैं, और 60% टाइम्स वो विदाउट रीटेस्ट के ही भाग जाते हैं, ठीक है? तो वैसे ही हर चीज़ काम करती है, काम नहीं करती। अभी अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से एंट्री लोगे, तो जितनी आपकी नेगेटिव एफिशिएंसी है, उसमें आपको फ़ायदा यह मिलेगा कि आपके जो ट्रेड्स में लॉस होने वाला है, हो सकता है कि वो आप ब्रेक इवन पे निकल जाओ, है ना? आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले ब्रेक इवन पे निकल जाने की, या छोटा सा लॉस लेके निकल जाने की, ठीक है? गाइस, इस चीज़ को अच्छे से समझो और इसके ऊपर भरोसा करो। सबसे पहली बात तो मैं कुछ ही दिनों में वॉल्यूम के ऊपर एकदम डीपली एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? उसमें फॉलिंग वॉल्यूम, राइजिंग वॉल्यूम, ठीक है? और जो अपन मिस्टेक करते हैं, जैसे डेविड पॉल जी ने भी कहा कि वो मिस्टेक करते थे कि मैं वॉल्यूम को एकदम इमीडिएट बेसिस पे उस पर रिएक्ट करता था, ठीक है? मतलब आज अभी एक कैंडल देखी, उसका वॉल्यूम देखा और सीधा फिर नेक्स्ट कैंडल अपन प्रिडिक्ट करने का कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये काम वैसा नहीं करता, है ना? सीधे सीधे डायरेक्टली अपने को ये रिएक्ट नहीं करना होता, हमको स्विंग्स के हिसाब से रिएक्ट करना होता है, ठीक है? पिछले जो पीक्स होते हैं वॉल्यूम के, समझो ये पीक है, ऐसा एक पीक है, ये एक पीक, 2 पीक, 3 पीक, ऐसे पीक्स के हिसाब से अपने को एनालिसिस करना होता है, ठीक है? मैं भी पहले 1, 2, 3, 4 कैंडल का वॉल्यूम देख लिया, हाँ, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट पे ये हाई वॉल्यूम हो गया तो हाँ अभी कुछ को करना चाहिए। ऐसे ये चीज़ काम नहीं करती। हमको कपल्स देखना होता है, मतलब कुछ ग्रुप देखना होता है ना? स्विंग के हिसाब से देखना होता है। तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जितना भी मैंने आज तक पिछले 2.5-3 साल से सीखा है ना? और जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं उसके हिसाब से एकदम सिंप्लीफाई करके एक वीडियो बनाऊंगा वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर, ठीक है? उसमें आपके मोस्ट ऑफ ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे अपन वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है? आप भी अगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं और अगर उसमें वॉल्यूम यूज़ करेंगे, तो जो भी आपकी एफिशिएंसी चल रही है, हो सकता है कि वो बढ़ जाए, है ना? पॉजिटिव एफिशिएंसी हो सकता है बढ़ जाए, और नेगेटिव एफिशिएंसी जो है उसके जो भी एंड में रिजल्ट्स आते हैं, हो सकता है कि वो भी रिजल्ट थोड़ी पॉजिटिव की दिशा में जाए, ठीक है? मतलब अगर 7 में तो 8 अगर गलत जा रहे ट्रेड, तो आपका 7-8 में से जो भी गलत जा रहे हैं और जो लॉस हो रहा है, वो हो सकता है कि कम हो जाए। नहीं तो हो सकता है जो 7-8 ट्रेड जो गलत जा रहे हैं, वो 6 से 7 तक आ जाए, 5 से 6 तक आ जाए, ठीक है? तो छोटे छोटे स्टेप से ही अपने को प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में लानी है, ठीक है गाइस? और ये डेविड पॉल जी का ये 3rd पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। इसके पहले के 2 पार्ट मैं डाल चुका हूँ, और पहले पार्ट में और सेकंड पार्ट में बहुत ही उम्दा उन्होंने एक्सप्लेन किया है ट्रेडिंग को, ठीक है? फर्स्ट पार्ट में तो थोड़ा सा साइकोलॉजी टाइप है, सेकंड पार्ट में मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ही डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कसिनो और ट्रेडिंग दोनों में क्या समानता है, दोनों को अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग करियर में शुरुआती टाइम में हैं या बहुत टाइम भी हो चुका है, तो आपको ये तीनों वीडियो देखने चाहिए, ठीक है? मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इन द सेंस कि जब भी अपन रॉन्ग होते हैं तो कम से कम गंवाना है, और जब भी अपन राइट होते हैं तो अपन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं, ये सेकंड वीडियो में उन्होंने बताया है, ठीक है गाइस? होप आप सब लोगों की ट्रेडिंग इम्प्रूव हो। मैं ये जो भी वीडियोस डबिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत की थी। मुझे इंग्लिश समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी,
और मैं ये सब एकदम जो बहुत अच्छा जो स्टफ़ है जो अवेलेबल है इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं उससे बहुत दूर भागता था क्योंकि इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, पल्ले नहीं पड़ती थी। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि जो आज के टाइम पे जो अपनी इंडियन पॉपुलेशन जो बढ़ रही है ट्रेडिंग के लिए, है ना, तो उनका टाइम वेस्ट ना हो, वो दूसरों की गलतियों से सीखें और वो भी अच्छा करें ट्रेडिंग में। लेकिन अच्छा करने के लिए सिर्फ ये सुनना और इसको फॉलो करना सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं, आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी रखना पड़ेगा। ठीक है, मंथली इनकम आप 5% जनरेट कर सकते हो। आपको सिर्फ इक्विटी ट्रेड करना है। अगर आप सोचोगे कि मैं इसको ऑप्शंस में यूज़ करूँगा, फ्यूचर्स में यूज़ करूँगा, तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। ठीक है, अगर आप करना ही चाहते हो फ्यूचर्स ऑप्शन में, एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हो, तो कुछ साल पहले इक्विटी में ट्राई करो। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने एग्जांपल्स जो दिए कि वो इंट्राडे में भी ये कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इंट्राडे भी ना करें, आप स्विंग ट्रेडिंग ही करें। वहाँ पे आप इंट्रा स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब आप जो रिस्क का पार्ट है वो इंट्राडे वाला और जो रिवॉर्ड का पार्ट है वो पोजिशनल ट्रेडिंग वाला। ठीक है, मतलब छोटी रिस्क लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा, मतलब 1:10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, मैंने अपने चैनल पे लाइव ट्रेड्स भी डाले हुए हैं कि कैसे अपन 1:50, 1:40 के लिए अपन कैसे अप्रोच करें, कैसे अपने को ट्रेड करना चाहिए। ठीक है गाइस, बाय।